दर्शकों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा स्वास्थ्यवर्धक कार्यक्रम आयुष में। मैं हूं डॉक्टर रोमिल जैन। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है मौसम। जो बदल रहा है मौसम, उसके बारे में। ये समझ गए ना? बारिश में होने वाली बीमारियों के बारे में। मौसम बदल रहा है, गर्मी थी, अब गर्मी से बारिश में आएंगे। बारिश में उमस भी होगी, पसीना भी आएगा भयानक, और भीगने का मज़ा भी होगा। पर ये मज़ा कभी कभी सज़ा भी बनती है। कैसे? यही तो सोचने वाली बात है। क्या हम जो पकोड़े खाते हैं बारिश में, क्या हम जो कचौड़ी खाते हैं बारिश में गर्मा गर्म, उससे बीमार हो सकते हैं? क्या ये हमें स्वास्थ्य में कहीं नुकसान पहुंचा सकती है? क्या हम वो जो पानी जमा हुआ रहता है कूलरों में और हम उसको छोड़ देते हैं, क्या उससे बीमारी हो सकती है? जानते तो सभी हैं ना, पर गलती भी हम सभी करते हैं। तो आइए इसी विषय पे आज विस्तृत तौर से जानकारी लेंगे कि हम इस प्रकार की जितनी भी गलतियां कर रहे हैं वो कौन कौन सी है, कौन सी हमें बीमारियां हो सकती है बारिश के मौसम में, और हम कैसे बचें, और अगर किसी को हो जाए तो उसका इलाज क्या है होम्योपैथिक चिकित्सा के माध्यम से। इस विषय पे हमें जानकारी देंगे डॉक्टर मोहम्मद ज़ाकरिया सर, जो कि न्यू लाइफ लेबोरेटरीज के डायरेक्टर हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार। कार्यक्रम आयुष में। आपके सभी दर्शकों को, दूरदर्शन के तमाम दर्शकों को मैं बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो मैं, बारिश का मौसम आ रहा है, मैं समझता हूँ कि आप भी एक गर्मी से जो हम सब परेशान हैं उससे खुश हो रहे होंगे कि बारिश आ रही है। पर सर, अमूमन ऐसी क्या गलतियाँ होती हैं जिसके कारण हम बीमारियों की तरफ बढ़ते हैं? मैं बीमारियों के बारे में भी जानूंगा, पर सर्वप्रथम मैं जानना चाहूँगा कि बारिश में ऐसी कौन सी गलतियाँ हो जाती हैं जिससे हम बीमारी की तरफ जा सकते हैं? देखिए, बारिश तो डेफिनेटली बहुत मज़ा आता है। और कई लोग तो बारिश में भीगना चाहते हैं। और किसी शायर ने कहा है कि और बाज़ार से मैं क्या ले आऊँ, पहली बारिश का मज़ा ले आऊँ। बेशक ये मज़ा होता है, लेकिन मज़े के साथ अगर आप उसको तरीक़े से ना करें तो फिर सज़ा भी होती है। बहुत सारी समस्याएं होती हैं बारिश में। कई किस्म के कीड़े मकोड़े, ख़ास तौर पे मच्छर जो हैं वो बहुत तादाद में बढ़ने लगते हैं, उनकी पैदावार बढ़ती है। तो कई बीमारियां पानी से, मच्छरों से, दूषित हवा से, या आप कह लें ठंडी हवा से, ये सब होती हैं। और इससे इंसान कई किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। जी बिल्कुल। यानी कि जो मच्छर पनपते हैं, जो हम जानते ही हैं मच्छर हो जाएंगे, बारिश में कीड़े मकोड़े होने लगते हैं, और दूषित पानी जो सबसे बड़ा कारण बन जाता है, डॉक्टर साहब ने जैसा बताया, उससे हम बीमारियों की तरफ बढ़ते हैं। सर, ऐसी क्या क्या बीमारियां रहती हैं जो हो सकती हैं बारिश के मौसम में? देखिए, मच्छरों से बचाव ज़रूरी है। उससे जो बीमारी होती है, आजकल हम देखते हैं कई सालों से डेंगू, यानी डेंगू जो हम कहते हैं, मलेरिया है, इस तरीके की बीमारियां जो हैं, चिकनगुनिया हैं, जिससे आप देखते हैं जोड़ों के दर्द से लोग परेशान रहते हैं। ये बीमारियां मच्छर के फैलने से होती हैं। और दूसरा, पानी की वजह से जो बीमारियां होती हैं उसमें टाइफाइड है, कोलाइटिस है, मलेरिया है, जॉन्डिस है। और ये बड़ी आम बीमारी हैं और काफ़ी हद तक लोग इससे बीमार होते हैं। और अगर उसका रोकथाम ना किया जाए तो ये कभी कभी जानलेवा भी बन जाती है। जी बिल्कुल। जैसा कि सर ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया कि वायरल बीमारियां जैसे कि चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, इस प्रकार की बीमारियां होती हैं। आइए इनके बारे में समझते हैं, इनका ये कैसे होती हैं और इनके क्या लक्षण, और कैसे आप समझ सकते हैं घर पे ही यदि कोई लापरवाही हो गई और ऐसी कोई बीमारी हो गई तो कौन सी बीमारी है वो। सर, डेंगू, चिकनगुनिया, इसको हम कैसे समझ सकते हैं घर पे ही? देखिए, डेंगू जो है, जब मच्छर पनपने लगते हैं, आप देखिए कि जो पानी इकट्ठा हो जाता है आसपास, और कूलरों में पानी रखा रह जाता है। जो गर्मियाँ होती हैं तो लोग क्या करते हैं कि कूलर बंद कर देते हैं, बारिश आ गई, ठंड आने लगी, वो भूल जाते हैं उसमें पानी है, आसपास पानी जमा हो, तो उसमें मच्छर जो है वो पनपते हैं। और उसके मच्छर की ख़ास किस्म की वैरायटी से, डेंगू वायरस से जो है वो इंसान के अंदर होता है। कुछ ही दिनों में वो देखते हैं कि उनको सीवियर बुखार होता है, हाथ पैर टूटने लगते हैं, कमर तोड़ बुखार कहते हैं हम जिसको, हड्डी यानी बैकबोन फीवर कहते हैं। इस तरीके के लक्षण आने लगते हैं, चकत्ते पड़ने लगते हैं शरीर के ऊपर, और बहुत ही तेज़ ये अपना कुछ ही दिनों के अंदर इसका प्रभाव होता है। इसी तरीके से मलेरिया के जो सिम्टम होते हैं, कपकपी आना या बुखार का तेज़ बढ़ना, ये सारे सिम्टम्स हैं। चिकनगुनिया में जोड़ों के अंदर दर्द होने लगता है, और इतना असहाय दर्द होता है कि इंसान का एक एक जोड़ ऐसा दुखता है, वो ये समझ ही नहीं पाता ये हो क्या रहा है। तो ये सब तकलीफ़ें उसको महसूस होती हैं। और उसका बचाव तो सबसे ज़रूरी ये है कि पानी वहाँ से हटा दें, साफ़ सफाई रखें, मच्छरदानी के अंदर आप रहें। होम्योपैथी के अंदर मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक, आयुष विभाग ने एक मलेरिया ऑफ दवा जो है पूरे मध्य प्रदेश में बांटी, और उसका उन्होंने बाकायदा रिसर्च किया। और उस रिसर्च से उनको ये फ़ायदा मिला कि काफ़ी हद तक इसका बचाव हो सका। और जो लोग इसको पहले से लेते थे उनको मलेरिया या इस तरीके की जो मच्छर से होने वाली बीमारी हैं वो दुष्परिणामों से बचे। साथ में होम्योपैथिक में ही एक दवा है डॉक्टर, आप जानते होंगे, काफ़ी पॉपुलर है, यूपिटोरियम पर्फ करके कहते हैं, जो बैकबोन फीवर या हड्डी तोड़ बुखार, या जिसे हम लोग आजकल डेंगू कहते हैं, उसके अंदर कारगर है। एक और होम्योपैथिक दवा चिकनगुनिया के लिए है, वो कहलाती है पॉलीपोरस पी।
उसको अगर हम देते हैं तो, और साथ में बचाव अगर करें तो बेस्ट तो ये है कि हमेशा कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि आप बीमारी तक जाएं ही नहीं और बचाव करें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यानी कि अगर आपकी हड्डी में दर्द है, जोड़ों में दर्द आ रहा है, आपको अचानक कमज़ोरी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि अब ताकत नहीं है शरीर में, तो ये हो सकता है किसी वायरल फीवर का इंडिकेशन हो। आप डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ बताई ज़रूर हैं, पर ओवर द काउंटर्स नहीं लें, ये हम लोग हमेशा से आपसे कहते हुए आए हैं। सर यहाँ पर जैसे हमने कुछ दवाइयों के नाम आपने बताए हैं, तो इसमें आप जैसे पेशेंट आता है, इसमें जांच की कितनी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बहुत बार पेशेंट घबराते हैं कि जांच कराने से, और क्या बारिश में इन बीमारियों में सावधानियां क्या बरते एक पेशेंट? देखिए, सबसे पहली सावधानी तो ये है कि बिना मतलब के भीगने से बचें। अगर आप भीग भी गए हैं, आपको खुशगवार लगता है मौसम, तो आप घर पे फ़ौरन आएँ, अपने आप को साफ़ करें, सही साफ़ सूखे कपड़े पहनें। और जैसे मैंने अभी पहले बताया कि अपने आसपास अगर दूषित पानी है तो उससे आप उसको साफ़ सफाई रखें। बाहर हम लोग ऐसे मौसम में बहुत कुछ पकोड़े, आपने शुरुआत में कहा कि पकोड़े, भजिए, कचौड़ी हम लोग खाते हैं, तो रोड साइड फूड जो होता है हम उससे बचें, क्योंकि उसमें कई बार ऐसा होता है कि गंदगी फैल जाती है और वो हम उसको, क्योंकि अपनी आँखों से देख नहीं सकते हैं, सूक्ष्म तरीके से तो देखा जा सकता है, तो उससे इस किस्म के खाने से बचें। अगर इनके अंदर आपको सिम्टम्स आने लगते हैं कि अगर आपका पेट ख़राब हो रहा है, मरोड़ हो रही है, या आपको सिम्टम फीवर के आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको उसकी जांच कराना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार हम जांच से बचते हैं और हम ये सोचते हैं नहीं ऐसा हुआ होगा, और इस तरीके से हम 2-4 दिन में कोई बुखार की दवा खा के या उससे आसानी से वो निकल सकते हैं। नहीं, अगर आपको थोड़ा वक्त हो गया है, 5-7 दिन हो गए हैं, तो आज जो बहुत साधारण जांचें होती हैं, CBC वगैरह, उसी से आपको पता चल जाता है कि आपको इसके क्या लक्षण आ रहे हैं, और उसका प्रॉपर जो डॉक्टर आपके आसपास जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर हों, आप उनसे इलाज ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो यानी कि अगर इस प्रकार से कोई भी गड़बड़ी आप कर रहे हैं, बाहर का खाना पीना खा रहे हैं, बारिश में भीग करके घर जा रहे हैं और उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सावधानी नहीं बरत रहे हैं, तो आप बीमारी की तरफ जा सकते हैं। सर यहाँ पर जैसे आपने भीगने वाली बात कही, अमूमन होता ही है, और खासकर यंग जनरेशन में देखा जाता है कि वो बारिश में भीग जाते हैं, फिर पूरे दिन वही कपड़े पहने हुए रहेंगे या घंटों घूमते रहेंगे उन्हीं कपड़ों में। बारिश के बाद धूप भी आ जाती है, उसी में उमस भी हो रही होती है। क्या ये करना उचित है, या इससे भी कोई बीमारी हो सकती है? देखिए, भीगने से जो बीमारी होगी वो तो होगी ही होगी, लेकिन अगर आप बहुत देर तक इस कपड़ों को पहने रहते हैं तो वो बीमारी आपके फेफड़ों तक जा सकती है, सीवियर कंडीशन आ सकती है। दूसरा, उसमें स्किन की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपको कंटिन्यू अगर आप गीले रहते हैं तो आप देखेंगे कि आपको स्किन की समस्याएं आ सकती हैं। तो सबसे अच्छी बात है, ज़रूर भीगें, आप बारिश का लुत्फ़ लें, एंजॉय कीजिए, लेकिन एक टाइम तक रह के आप अपने जहाँ भी आपका डेस्टिनेशन है, घर है या ऑफिस है, या आप जहाँ अपने हॉस्टल में कहीं भी रहते हैं, आप जाइए, अपने कपड़े बदलिए, पूरी तरीके से अपने आप को सुखाइए, और थोड़ा सा इस तरीके का पदार्थ, जो गर्म पदार्थ होते हैं, वो सेवन करिए, जिससे कि आपको उससे बचा जा सके। जी बिल्कुल। यानी कि एक लापरवाही में बदल सकती है ये चीज़, और इसमें आपको सीवियर बीमारियां हो सकती हैं, यानी कि सीधे आप कोई बड़ी बीमारी में जा सकते हैं, लंग्स में इन्फेक्शन या शरीर में कहीं और कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसका विशेष तौर पे ध्यान रखें। यदि आप गीले हैं तो आप अपने बालों को पोंछें और आइंदा ऐसी गलती ना करें। सर यहाँ पर आपने चित्ते की बात करी थी जो शरीर पे हो जाते हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि पित्ती उछलती है, जी हाँ, शीत हो जाती जी है, हाँ। जो कहा जाता है कि बारिश में गर्मी से बारिश में आते वक्त भी। इससे सामान्य वायरल बीमारियों को कैसे अलग कर सकते हैं, और कैसे पहचाने कि ये शीत है? सीध जो है, उसके चकत्ते होते हैं, वो होते भी हैं और फिर चले भी जाते हैं। आमतौर पे जो स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर वो कंटिन्यू उसमें एरप्शंस रहते हैं, या एक्जिमा या सोरेसिस रहता है, वो कंटिन्यू बना रहता है। लेकिन शीत में ऐसा रहता है कि वो किसी वक्त के ऊपर आते हैं, और 2-3 किस्म के उसके अंदर लक्षण आते हैं शरीर के ऊपर। एक तो बड़े नोड्यूलर एरप्शंस कहते हैं, बड़े बड़े चकत्ते जो उठे रहते हैं शरीर के ऊपर, या जैसे हम अगर उसको खुजाते हैं, स्क्रैच करते हैं, तो स्क्रैच मार्क्स दिखेंगे, या उसके साथ उनको बहुत खुजली महसूस होती है जो असहनीय होती है उस वक्त। लेकिन अगर उसका प्रिकॉशन ले लें और प्रॉपर मेडिकेशन ले लें किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से, तो वो फ़ौरन ही वो ठीक भी हो जाते हैं, लंबे समय नहीं रहते हैं। नहीं रहते। यानी कि डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, इस प्रकार की बीमारियों का भी इलाज संभव है, और साथ में अर्टिकेरिया, शीत यानी जो पित्ती और शीत हम कहते हैं, उसका भी इलाज संभव है। सही समय पर डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। सर यहाँ पर आपने टाइफाइड के बारे में भी बताया था। मैं टाइफाइड देखा जाता है अमूमन हर उम्र में, छोटे से बड़े तक में ये देखा जाता है, गर्मी के मौसम में, गर्मी से बारिश के समय में बहुत कॉमन है। इसको कैसे पहचानें? देखिए, टाइफाइड के जो फीवर होता है, एक तो वो बहुत हाई फीवर होता है, कंटिन्यू बना रहता है, साथ में उसमें पेशेंट में इनिशियली जो है दस्त, उल्टी वगैरह या दस्त, ख़ास तौर पे पेट में दर्द होना, और उसमें लिथार्जी यानी कमज़ोरी बहुत महसूस होना, ये सारे लक्षण आते हैं।
और अगर ये बना रहता है तो फिर ये आगे चल के कॉन्स्टिपेशन या दूसरे उसके साथ में और सिम्टम्स आते रहते हैं। भूख ना लगना, अजीब सी स्मेल उसको पेशेंट को महसूस होना। तो ये भी अगर आप उसका टेस्ट करा लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं, तो कुछ दिन बाद, 6-7 दिन बाद, एकदम तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आप 6-7 दिन बाद उसका इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, बुखार आपका कंटिन्यू बना हुआ है, ठीक नहीं हो रहा है, आमतौर पे जो बुखार की दवाएं देते हैं उससे नहीं ठीक हो रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये साल्मोनेला टाइफाई जो है ये कितना आपका बढ़ा हुआ है और वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जी बिल्कुल। सर यहाँ पर ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या होम्योपैथी में टाइफाइड का इलाज संभव है? क्योंकि बहुत बार लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता क्या किया जाए, तो आप इस विषय पर जानकारी दें। मेरा जितना एक्सपीरियंस है या मेरे परिवार में मैंने जो डॉक्टर्स से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिन लोगों से मैंने देखा, तो अगर मैं ये कहूँ कि टाइफाइड का इलाज होम्योपैथी में सबसे अच्छा है, तो ये मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, बल्कि बहुत आसान, बहुत अच्छे से। और उसमें बस ये है कि थोड़ा पेशेंट को क्योंकि ऑलरेडी वो आंतों तक पहुंच चुका होता है, तो उसको थोड़ा खाने का परहेज़ करना पड़ता है, जिससे पेशेंट घबराता है। लेकिन अगर वो कुछ दिन परहेज़ कर ले और होम्योपैथिक दवा ले ले, तो मैं एश्योर्ड हूँ कि वो हर किस्म के सीवियर से सीवियर टाइफाइड से भी वो बाहर आ सकता है। जी बिल्कुल। यानी कि सबसे पहले तो बाहर का जो खाना पीना है वो हमें टाइफाइड की तरफ ले जा सकता है, और यदि अगर आप उससे ग्रसित हैं और आपके आसपास कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है तो आप उसका इलाज ले सकते हैं, आप पूर्णतः ठीक हो जाएंगे। सर यहाँ पर मलेरिया की बात हुई, टाइफाइड की बात हुई, डेंगू की भी, चिकनगुनिया की भी, इसमें खाने का क्या रोल है? क्योंकि देखा जाता है कि गर्मियों के बाद बारिश में एकदम से खाना पीना काफ़ी बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इसमें खाने का क्या रोल रहता है? देखिए, लाइफ में जो बैलेंस है उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। सिर्फ बारिश की बात नहीं है, सामान्य जीवन के अंदर भी इंसान अगर बहुत खुश भी है और बहुत ज़्यादा अगर उसको खाने की इच्छा भी है, तो खाने को तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ख़ास तौर पे बीमार हो गया तब तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन अगर बीमार नहीं भी है, स्वस्थ भी है वो, तो उसको खाने के ऊपर अपना यानी सही साफ़ सुथरा खाना खाएँ। कोशिश करें कि बाहर के स्ट्रीट फूड ना लें। अपने घर पे भी जो है साफ़ सफाई के साथ जो चीज़ें हल्की होती हैं, यानी कि सामान्यतः खाई जा सकती हैं, अगर खा भी रहे हैं आप कोई चीज़ मज़े के लिए, तो उसकी क्वांटिटी बहुत थोड़ी लें आप, कि आपका मज़ा भी हो जाए और आपको उसका दुष्परिणाम भी आपके शरीर पे नहीं आए। तो हमेशा आपके शरीर के ऊपर खाने का और एक्सरसाइज का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप खाने को संतुलित खाते हैं आम जिंदगी के अंदर भी, तो आप ये मान के चलिए कि बीमार होने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं। जी बिल्कुल। सर आपने यहाँ पर खाने के अलावा एक्सरसाइज की बात करी। अब गर्मियों में तो फिर भी आदमी थोड़ा बहुत कर लेता है, पर बारिश में आलस आ जाता है क्योंकि ठंडक आने लगती है सुबह, कभी बारिश हो रही है, कभी नहीं जा पाते। कुछ लोग योगा कर रहे होते हैं वो छोड़ देते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं वो भी छोड़ देते हैं। क्या ये उचित है, या फिर हमें इस मौसम में और ज़्यादा सावधानियाँ बरतनी चाहिए एक्सरसाइज को लेकर के? देखिए, एक्सरसाइज तो एक रोज़मर्रा जैसे हमारी ज़िंदगी की दूसरी चीज़ें हैं। हम अपनी ज़िंदगी में सुबह से उठ के रात तक जो कॉमन चीज़ें करते हैं, जो रोज़ ही करते हैं, एक्सरसाइज भी बस उसमें से एक है। आप भले ही उसकी क्वांटिटी कम कर दें, समय कम कर दें, लेकिन आप कमरे में भी देखिए, योगा ऐसी चीज़ है, आज पूरे भारत जो है पूरे विश्व के अंदर योग के ज़रिए से पहुँचा है। तो योग ऐसी चीज़ है कि बहुत साधारण एक्सरसाइजेज़ होती हैं और सिंपल। अगर आपको याद हो तो स्कूल में हमको पीटी सिखाई जाती थी, तो वो पीटी की और उसकी एक्सरसाइजेस घर पे बैठ के आप कर सकते हैं। आप अपने शरीर को 24 घंटे में से 15 से 30 मिनट अगर आप दे देंगे, तो आप बहुत ज़िंदगी में खुशी महसूस करेंगे। ये मुझे ऐसा एहसास है। जी बिल्कुल। सर ने बहुत अच्छी बात बताई है कि देखिए, अगर आप लोगों को अपने स्कूल के दिन याद है और पीटी याद है तो थोड़ा बहुत तो आप घर पे कर ही सकते हैं, और यदि आपको याद नहीं तो आपके घर में कोई बच्चा होगा जो स्कूल जा रहा होगा, वो आपको करा सकता है। उसी से आप फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। सर यहाँ पर थोड़ा सा सीवियर बीमारियों की तरफ चलता हूँ, क्योंकि बारिश में अमूमन ये देखा जाता है जोड़ों के दर्द जिनको रहते हैं पहले से, वो बढ़ जाते हैं। वो लोग क्या ध्यान रखें, और ये ऐसा क्यों होता है कि बारिश के मौसम में जोड़ों के दर्द बढ़ जाते हैं? बारिश के अंदर जो कई जो जोड़ों की बीमारियां होती हैं वो ठंडक से बढ़ती हैं, क्योंकि वो उसका कॉमन कारण है। जब आप देखते हैं, जब जोड़ों का दर्द होता है, तो कई बार हम लोगों को गर्म सिकाई करते हैं, तो यानी गर्म से उनको आराम मिलता है। तो डेफिनेटली वो कंट्राडिक्टरी जो है, बारिश या ठंड से जो है वो तकलीफ़ उनको बढ़ती है। तो जोड़ों के पेशेंट को पहले से सावधानी लेना चाहिए। उनको अपने आप को बारिश में जाने से या ज़्यादा गीले रहने से अपने आप को बचाना चाहिए। गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही उनको भी व्यायाम करना चाहिए। जो ज़रूरी एक्सरसाइजेज़ हैं वो बैठ के कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, तो जोड़ों के दर्द में उनको उससे राहत मिलेगी। और जोड़ों की समस्या क्योंकि एक एज के बाद आती है, तो वो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जोड़ ऑलरेडी डिटोरेट हो चुके होते हैं, उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड्स हैं कहीं पर, या कोई दूसरी चीज़ें हैं जहाँ पर उनके प्रॉब्लम आ रही है। तो वो अगर बारिश से बचेंगे तो उससे ठंड से बचना और बारिश से बचना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। एसी ख़ास तौर पे, या जो यानी गीले होने के बाद बहुत देर तक अगर गीले रहते हैं
तो वो बीमारी बढ़ा सकता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकता है शरीर का, तो उससे उनको बचना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। जैसे कि आपने ये बताया कि एसी और ठंडक से उन्हें बचना ज़रूरी है सर, इसमें क्या खाने पीने में ऐसा कोई विशेष पदार्थ है जो अपनी दिनचर्या में ज़रूर रखें? और खासकर एक 60 साल के आदमी, हम बुजुर्गों के लिए पूछेंगे, क्योंकि उन लोगों में अमूमन ये जोड़ों का दर्द कॉमन है, जिसको हम गठिया कहते हैं। जी, देखिए गठिया के लिए जो इलाज है होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है, वो अपने आसपास के किसी भी डॉक्टर के पास जाके इलाज लें। साथ में गर्म चीज़ें हैं, जैसे हम लोग देखते हैं तिल है, गुड़ है, इस तरीके की चीज़ें जो वो अपने लाइफ में, अगर वो डायबिटिक नहीं है, डायबिटीज़ का या बीपी का भी अपना ध्यान रखें। साथ में अगर जोड़ों का दर्द बिना डायबिटीज़ बिना बीपी के है, तो जो ऐसी चीज़ें हैं जो उनको शरीर को गर्म रख सकती हैं, उनको उसका सेवन करना चाहिए। जी बिल्कुल। यानी कि तिल हो गया, गुड़ हो गया, इसका सेवन भी कर सकते हैं, और साथ में मैंने सर से थोड़ा सा बाहर डिस्कशन किया था, उसकी मालिश भी कर सकते हैं आप हल्का सा। अगर आप उसको तेल में भिगो करके गुनगुने पानी में अगर आप उसका तेल के साथ वो करें तो मालिश भी की जा सकती है हल्के उससे। सर यहाँ पर मैं ये समझना चाहूँगा कि जैसे जो ये जोड़ों के दर्द हो गया, इसी के साथ लोगों को दमे की शिकायत, यानी कि सांस की बीमारियां भी हो जाती है, और कुछ लोगों को अलग से भी रहती है। बुजुर्गों में अमूमन ये देखा ही जाता है, प्लस 50, 55 प्लस 60 प्लस के जो लोग होते हैं उनमें सांस की दिक्कतें होने लगती हैं। तो ऐसा क्यों होता है बारिश में? देखिए बारिश इसको बढ़ाने में मदद करती है, यानी कि बारिश या ठंड जो होती है वो सांस की परेशानी वाले जो लोग होते हैं उसके अंदर एग्रेवेशन, उनको जो बढ़ता है बीमारी, वो सांस की बारिश में उमूमन बढ़ जाती है, क्योंकि उनके इन्फ्लेमेशन जो है फेफड़ों के अंदर और जो शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, उसके कारण ये चीज़ उनको और परेशान करती है। तो उनका भी यही बात है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ठंड से और बारिश से वो बचें, भीगने से बचें, जिससे कि उनको ये समस्या ना बढ़े, क्योंकि वो बढ़ने की वजह से उनको यानी दूसरी समस्याएं भी होती हैं, जिससे कि उनको थकान होना या कमज़ोरी महसूस होना। तो डेफिनेटली अगर वो इससे बारिश से बचते हैं तो उससे वो उनके अस्थमा या जो डिस्निया वगैरह है उनको उसमें कमी आ सकती है। जी बिल्कुल। यानी कि बारिश के मौसम में भीगने से तो बचना ही है, साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि आप जो खाना पीना कर रहे हैं, जो रूटीन लाइफ है, उसमें गर्म ठंडा ना हो, बारिश से एकदम से अंदर चले गए ठंडक में, ठंडक से गर्मी में, तो जिससे कि आपकी सांस की दिक्कत बढ़ सकती है, क्योंकि लंग्स में, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कि इन्फ्लेमेशंस होते हैं, जो पोर्स होते हैं, उनमें हवा की तादाद जाने आने में दिक्कत आती है। सर यहाँ पर जो व्यायाम का रोल है बुजुर्गों के लिए, खासकर अगर मैं उन्हीं की बात करूँ, उनके लिए आपने बोला कि बहुत ज़रूरी है, पर ये होता है कई बार उन लोगों को ये समझ में नहीं आता हमें कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए। सुबह सुबह कर उठते हैं और ठंडी हवा में चले जाते हैं तो कई बार शीत बैठ जाती है, तो उसको किस प्रकार से मैनेज किया जाना चाहिए रूटीन लाइफ में? देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सुबह ही आप व्यायाम करें, आप किसी भी समय कर सकते हैं। और जैसे मैंने शुरू में बताया कि योग जो है, योगासन्स वगैरह जो होते हैं अपने सारे, तो ये आजकल फ्रीली आप को ऐसे डॉक्टर्स हैं या ऐसे योग के चैरिटेबल भी संस्थाएं हैं जो ऑनलाइन भी आपकी मदद करती हैं। और वो डॉक्टर्स जो हैं, योग से रिलेटेड जो लोग हैं, वो आपको बताते हैं कि आपकी समस्या के साथ आप किस तरीके से कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे कि आपको उसका फ़ायदा मिल सकता है। तो आप देखते हैं कि योग के अंदर प्राणायाम वगैरह है या कपालभाति है या इस तरीके की जो चीज़ें हैं, वो इंसान के फेफड़ों से रिलेटेड चीज़ों के अंदर बड़ी मददगार साबित होती हैं। तो अगर वो किसी सही जानकार इंसान से अगर वो सीख के अगर वो करें तो कोई समय की उसके अंदर बाध्यता नहीं है। वो शाम को भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं। जब उनको लगता है कि वो पूरी तरीके से फ्री हैं और थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हैं, तब उनको ये करना चाहिए। बिल्कुल। यानी कि भाई साहब अब बहाना नहीं चलेगा, अब समय की तो कोई बाध्यता है नहीं, किसी के गाइडेंस में अगर आप करेंगे तो वो कभी भी किया जा सकता है। वो गुरुदेव जिनसे आप सीखेंगे वो आपको गाइड करेंगे कब, कैसे, किस प्रकार से करें और आप बचें। सर यहाँ पर जो तेल वाली चीज़ें, अब जो पकोड़े बढ़ जाते हैं, भुट्टे बढ़ जाते हैं इस मौसम में, गरम गरम कचौड़ी, समोसे और इत्यादि इत्यादि जो बढ़ जाता है, इसका सेवन बढ़ जाता है, और अमूमन ये देखा जाता है एक व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ऐसे क्या लक्षण हो सकते हैं कि किसी को ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल यदि बढ़ा हुआ है और वो खा रहा है वो गलत है, या उसका बढ़ रहा है, तो ऐसे मौसम में क्या कोई लक्षण आ सकते हैं जिसको हम पहचानें और ये समझ लें कि हाँ भाई तुम्हारे को तो एक तकलीफ है? देखिए आम तौर पे जो लोग फूडी होते हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं या ज़्यादा खाने की तरफ बढ़ते हैं, एक तो उनका वज़न बढ़ता है और दूसरा उनको भारीपन दिल की तरफ, यानी कि अपने हार्ट की तरफ भारीपन महसूस होता है या चलने में सांस फूलने लगती है, जो उमूमन एक एज में नहीं होना चाहिए। यानी आपकी मेरी एज में अगर हमको लगता है कि हम जीने चढ़ने में थकने लगे हैं और हमें सांस फूलने लगी और दिल की तरफ भारीपन आ रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ओबेसिटी हुई है और उसके साथ साथ हमारा जो है कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ रहा है। तो फ़ौरन इसकी जांच कराना चाहिए और खाने पीने पे संतुलन करना चाहिए। ज़्यादा तेल की चीज़ें या ज़्यादा मीठा या ज़्यादा इस तरीके की चीज़ों को आपको अवॉइड करके अपने वज़न को कम करना चाहिए। हाँ, भुट्टा क्योंकि साल में एक बार सीज़न आता है, आप अच्छे किस्म के भुट्टे लीजिए,
आप बिल्कुल एंजॉय कीजिए, लेकिन साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। आप जहाँ भी जाते हैं आप ये देखिए कि जो जिस इंसान से आप ले रहे हैं आप उससे कह सकते हैं कि भाई हमें इस साफ़ सफाई के साथ आप हमको ये दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा 1-2 रुपये ज़्यादा लेगा वो, लेकिन ये कि आपको मज़ा भी आ जाएगा और बाकी पकौड़े वगैरह तो आप घर में बना के खाइए साफ़ सुथरे, और थोड़ी क्वांटिटी में खा लीजिए। आप बाहर खाएंगे तो बाहर क्या तेल इस्तेमाल हो रहा है, किस किस्म की साफ़ सफाई है, वो तो आपके पास गारंटी है नहीं उसकी। बिल्कुल सही तो बेहतर ये है कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह का जो आपका एक फ़िक्र थी कि कोलेस्ट्रॉल की बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, ट्राइग्लिसराइड का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली हार्ट की जो समस्याएं हैं आप उससे बच सकें। जी बिल्कुल। यानी कि अगर यदि आपकी सांस फूल रही है, आपको पसीना आ रहा है, अमूमन आप जल्दी थक रहे, तो हो सकता है कोई बीमारी की तरफ अग्रसर हो, बीमारी नहीं हुई हो, आप उसका इलाज ज़रूर कराएं। सर, यहाँ फंगल बहुत देखा जाता है स्किन की बीमारियों में, बारिश के मौसम में बहुत कॉमन है, उसके पीछे क्या कारण है और उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जी, फंगल जो है टीनिया, या साधारण भाषा में हम लोग इसको दाद खाज खुजली जो एक कहा जाता है, तो ये बारिश से या पानी से, इवन अगर बारिश नहीं भी है, अगर आप स्विमिंग पूल्स के अंदर, कॉमन स्विमिंग पूल्स में जाते हैं, या आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि रातों को लोग अपने किसी फार्म हाउस में चले जाते हैं, तो वो जो पानी में काफ़ी देर तक रहते हैं तो उससे एक दूसरे से कंटेजियस होकर एक दूसरे से फैलता है। तो इसमें अगर किसी को ऑलरेडी है तो वो फिर बढ़ जाता है। तो इसमें होम्योपैथी का बड़ा अच्छा उपचार है, और मैं ये कहूँगा आपसे कि आपके आसपास जो भी अवेलेबल डॉक्टर हैं, जो भी होम्योपैथी के अच्छे डॉक्टर हैं या जानकार हैं, आप जानते हैं, आप उनके पास जाएं और उसका लाभ लीजिए, क्योंकि ये फैलने वाली है, एक दूसरे से फैल सकती है। अगर किसी को है परिवार के अंदर, तो वो अपने टॉवेल को, अपने गारमेंट्स को खुद कोशिश करें कि गर्म पानी से उबाल के धोएं, और एक दूसरे से वो यूज़ ना करें, जिससे कि वो एक दूसरे तक फैलने के चांसेस ना हो। जी बिल्कुल, बिल्कुल। यानी कि ये ध्यान रखना है कि बारिश के मौसम में अगर गीले कपड़े पहने हुए और अगर आपको स्किन की कोई भी बीमारी हो तो उसका होम्योपैथी में बहुत अच्छा उपचार है। क्या सर, इसमें एक वो होता है कि जैसे गीले कपड़े पहना हुआ है व्यक्ति और एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर ले और टॉवल वॉवल भी चेंज कर ले, तो क्या ये उचित है? और कोई मैसेज जो आप दर्शकों को देना नहीं, चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप अपने हाइजीन को बहुत ध्यान रखें, अपने टॉवल को, अपने जो कपड़े हैं अपने आप ही उसको पहने, या उसको दूसरे को अवॉइड करें, क्योंकि ये जो रिंगवॉर्म है ये एक दूसरे से फैल सकता है। तो इसको अवॉइड करना ही बेटर है, क्योंकि ये बड़ी दिखने में तो बहुत छोटी सी समस्या है, लेकिन कई बार ये हो जाती है। तो अगर आप सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन इसमें लगाते चले आ रहे हैं तो सालों तक रहती है, ये कई साल लोगों को परेशान करती है। और कई बार तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास एक पेशेंट ऐसे भी आए थे जिनके शरीर में 5-6 साल से ही हो रहा था, पूरे शरीर में फैल गया था, और उनका ये कहना था, डॉक्टर साहब ये ठीक नहीं होगा तो हो सकता है मैं खुदकुशी कर लूँ। इतनी साधारण चीज़ है, मतलब कहने को तो रिंगवॉर्म है, लेकिन वो एक हद तक फैलते फैलते उसके दिमाग पे उसका असर हो गया कि अब वो उसके, तो बेहतर यही है कि बचें, एंजॉय करें, एंजॉयमेंट का कोई मना नहीं है, लेकिन एंजॉयमेंट के साथ साथ अपने आप को संभाल के रखें, ये भी ज़रूरी है। जी बिल्कुल। सर, आपने इतनी लाभदायक जानकारी दी, उतने सारे विषयों पे दिए दर्शकों को, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रोमिल जी, बहुत अच्छी बात आपने करी, और मुझे बहुत सारी चीज़ें आपसे भी सीखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें आपसे बात करी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इतनी सारी जानकारियाँ मिली होंगी, उम्मीद करता हूँ कि अब बारिश के मौसम में हम लोग गलतियाँ नहीं करेंगे और हम सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। हम इजाज़त चाहेंगे आज आपसे, और हम फिर मिलेंगे आपसे अगले अंक में एक अन्य बीमारी के साथ, अन्य एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, नमस्कार।